प्रशांत किशोर जी के बारे में पता चला और उसमें भी मैं बहुत अरसा लगाया मैंने इस बात को मानने के लिए कि प्रशांत किशोर जी से मिलना चाहिए। मतलब आपने प्रशांत किशोर जी का फ़ोन इग्नोर कर दिया या मिलने की? मुझे मालूम है कि आज के पॉलिटिक्स में धन, बाहुबल या पॉलिटिकल एंसेस्ट्री चाहिए, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कि आखिरकार अचानक से आपको ही क्यों कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? हर कोई बदलाव चाहता है और वो बदलाव इन पार्टियों से तो आने वाला है नहीं जिन्होंने पिछले 35-40 सालों में बिहार के लोगों पर राज किया है। उनका एक स्टैब्लिश्ड बैकग्राउंड है। आपने मंदिर मांगा, आपको मंदिर मिल गया। लालू जी ने बैकवर्ड कास्ट के लिए वॉइस मांगा, उनको एक वॉइस मिल गया। सड़क, पानी, बिजली का भी इंतज़ाम हो गया, चूँकि आपने वही मांगा, जनता ने उसी पर वोट किया। लेकिन क्या हमने इस बात पर कभी वोट दिया या मांगा कि आपके बच्चों का क्या भविष्य है? ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के बाद आप जो है एक पपेट हैं, जो प्रशांत किशोर कहेंगे आप सिर्फ वही करेंगे। एज अ पार्टी प्रेसिडेंट मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी मतलब नहीं है। हमारा लार्ज लॉन्ग टर्म विजन है 10 साल। हम डिक्टेटरशिप नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और पुरजोर लड़ाई करेंगे। बिहार से बाहर जाकर शराब लाते हैं और यहाँ लाकर बेचते हैं, और उस प्रक्रिया में पैसे जेब किसके गर्म होते हैं? सारे सरकारी अधिकारियों के। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं खुले। किसी से भी पूछकर देख लीजिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 2 अक्टूबर का दिन और मन से एक ऐसा ऐलान हुआ जिसके बाद बिहार के सारे लोग मधुबनी की बात करने लगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से मधुबनी के एक लाल को प्रशांत किशोर ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जन स्वराज पार्टी का, उसके बाद तमाम चर्चाएं हो गई है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वही लाल है, मनोज भारती जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बारे में अगर हम जानना चाहें, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सबसे पहले हम चाहेंगे जनता को आप अपने बारे में बताइए। कहाँ से शुरू करें? जन्म से शुरू करते हैं। 19 फरवरी 1963 को मेरा जन्म हुआ था और जन्म मेरा दरभंगा में हुआ था, चूँकि वो मेरा ननिहाल है। और 63 से 73 तक मेरे फादर जो सिविल इंजीनियर थे बिहार सरकार में, उनकी पोस्टिंग पंजवारा, सिमुलतला, नागी डैम, हवेली खड़गपुर डैम, फिर जमुई हुई, जिसमें हम उनके साथ रहे। हमने हमारी इनिशियल प्रारंभिक पढ़ाई हवेली खड़गपुर और जमुई से हुई है। तो 73 में मैं नेतरहाट आ गया था, उसके लिए मेरा चुनाव हुआ। 7 साल मैंने नेतरहाट में पढ़ाई की और नेतरहाट से ही सीधा मैं IIT कानपुर चला गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। 85 में जब हम वहाँ से निकले तो मैं IIT दिल्ली चला गया MTech के लिए। लेकिन मैं MTech करने का मकसद मेरा एक तरफ UPSC का एग्ज़ाम भी देना था, सिविल सर्विसेज का। फॉर्चुनेटली फॉरेन सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं 1988 बैच में भारतीय विदेश सेवा का अफसर बनकर निकला। मेरी पहली पोस्टिंग ईरान हुई। ईरान में मैंने फ़ारसी लैंग्वेज सीखी। उसके बाद वहाँ से मुझे हॉलैंड भेजा गया। हॉलैंड से मैं वापस इंडिया आया तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मैंने 1 साल के लिए काम किया है डेपुटेशन पे। उसके बाद 2 साल मैंने बांग्लादेश डेस्क देखा है MEA में एज अ डेप्यूटी सेक्रेटरी। और फिर मैं इंडिया से निकला तो 99 में मैं नेपाल गया। नेपाल से मेरा ट्रांसफ़र टर्की हुआ था, हर जगह 3-3 साल के लिए लगभग। और टर्की से मैं म्यांमार आया, बर्मा। 2008 में मैं जब वापस आया तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना E-गवर्नेंस एंड IT का। 2011 में मुझे एम्बेसडर बनाकर बेलारूस भेजा गया। बेलारूस से मैं यूक्रेन आया और फिर यूक्रेन के बाद वापस जब दिल्ली आया तो एडिशनल सेक्रेटरी बना था इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए। लगभग 6-7 महीने के बाद मुझे एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बनाकर लाया गया और फिर वहीं मेरा प्रमोशन हुआ, जिसमें मैं स्पेशल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन था। जनवरी 2011 में मेरी लास्ट पोस्टिंग हुई एज एम्बेसडर टू इंडोनेशिया। और जो एम्बेसडर इंडोनेशिया जाता है उसका तिमोर लेस्ते में भी
कंकरेंट एक्रेडिटेशन होता है। तो इस तरह से मेरी अंतिम जर्नी, अंतिम यात्रा अपने कैरियर की इंडोनेशिया में जाकर ख़त्म हुई। फरवरी 2023 में मैं रिटायर कर चुका था और तब से मैं रिटायरमेंट की शांति प्रिय ज़िंदगी जी रहा था। जी, तो फिर शांति प्रिय जीवन से राजनीतिक का सफ़र कैसे तय हो गया? प्रशांत किशोर से मुलाकात कैसे हुई? और मतलब जनरली जो लोग शांतिपूर्वक जीवन चाहते हैं वो राजनीति में एंट्री नहीं चाहते। वो लगभग 1 साल तो पहला मेरा कूलिंग ऑफ पीरियड होता है वंस यू रिटायर फ्रॉम हायर गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्या करूं। किसी व्यवसाय या किसी नौकरी करने का मन नहीं था और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ट्रेनिंग और एजुकेशन में है। इसी गुंधुन में था कि आगे कैसे इस बात को बढ़ाया जाए। तभी प्रशांत किशोर जी के बारे में पता चला और उसमें भी मैं बहुत अरसा लगाया मैंने इस बात को मानने के लिए कि प्रशांत किशोर जी से मिलना चाहिए। मतलब आपने प्रशांत किशोर जी का फ़ोन इग्नोर कर दिया या मिलने? उनका फ़ोन, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने फ़ोन किया था, हाँ, पर ने फ़ोन किया। मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि मुझे मिलना चाहिए और मैं उसमें बहुत समय तक हिचकिचाया। फाइनली मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोर्स किया कि मुझे एक बार तो कम से कम मिलने, और समाज के प्रति जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास मुझे मेरे ससुर जी ने ही दिया था, जो कि 1961 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, बिहार काडर के, यूपी के हैं पर बिहार काडर के हैं। और अपने दिनों में 95 के ठीक पहले जबकि उन्होंने रिटायर किया, वो अपने ज़माने के सबसे प्रखर नेता और बुद्धिजीवी थे। उनका नाम अभी बिहार में कोने कोने में लोग जानते हैं। तो उनसे प्रेरणा ली थी मैंने, उनकी प्रेरणा थी। और फिर दैट इज़ परहैप्स वाई मेरी वाइफ ने कहा कि एक बार मिल तो लें, इसमें कोई हथकड़ी पहना के तो जेल में नहीं ले जाने वाला है कोई। तो वही मिलने आए तो उनसे मैंने कहा कि भाई मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा नहीं है, मुझे मालूम है कि आज के पॉलिटिक्स में धन, बाहुबल या पॉलिटिकल एंसेस्ट्री चाहिए, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं केवल मैं आपसे मिलने आया हूँ इसलिए कि कहा गया है कि आपसे मिलें। तो उन्होंने बहुत समझाया मुझे और कहा कि जन स्वराज पार्टी नॉर्मल पार्टी की तरह नहीं है। जो इसमें हमें चाहिए वो लोगों की साफ छवि और मेरिट चाहिए। तो अगर आपको कुछ करना है समाज के लिए तो हम चाहेंगे कि आप जन स्वराज से जुड़िए। कुछ समय लगा, फिर उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया और कैसे कहें, एक जज्बा सा उभरा कि कुछ करने का मौका अगर मिलता है तो एक ईमानदार कोशिश तो होनी चाहिए। मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेंटली और वैसे भी मैं इस बात के लिए तैयार था कि जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी आई विल ट्राई एंड डू इट एज ड्यूटीफुली एज आई कैन। क्या ये घोषणा मंच पर ही हुई थी या पहले इसके बारे में बात हुई थी कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा? उन्होंने मुझे कहा था कि आपको हम एक इम्पॉर्टेंट लीडर की तरह देखते हैं अपनी पार्टी में, लेकिन क्या पद और क्या होगा इसके बारे में कोई पता किसी को भी नहीं था। मतलब मन से ही आपका नाम अनाउंस हुआ, उस भीड़ में लोगों से पूछा गया आप मानते हैं तो लोगों ने हाथ उठाया। आपको ऐसा लगता नहीं सर कि इतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पद अगर आप किसी को देते हैं, जनरली हर पार्टी की एक कम्युनिटी होती है, वो बैठती है, वो डिसाइड करती है। क्योंकि जन स्वराज की अगर हम बात करें 2 साल से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, कई महत्वपूर्ण लोग जुड़े उनसे, उनको भी लगा होगा कि आखिरकार अचानक से आपको ही क्यों कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। मतलब लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है इस चीज़ को जानने के लिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की होगी, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि क्या करना है। आई एम श्योर अपने विश्वास पात्र लोगों में
उन्होंने ज़रूर इस बात को डिस्कस किया होगा, सबकी राय ली होगी, सबके बारे में समझा होगा। और जो प्रशांत किशोर जी की ओरिजिनल थिंकिंग थी कि हमारे पार्टी में जो लोग आएंगे वो साफ छवि के होंगे, उनके पास कोई राजनीतिक बैगेज नहीं होगा, और वैसे लोग होंगे जो कि इस काबिल होंगे कि वो हम जनता के लिए कुछ कर सकें, वो उनकी प्रशांत किशोर जी की थ्योरी समझ सकें, वो लोगों से मिलकर उसको समझा सकें और उस बात को आगे बढ़ा सकें जिससे कि पार्टी मजबूत हो और वो उसी नक्शे कदम पर चले जिस पे उसकी स्थापना की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि बिहार में, वैसे तो सारे भारत में, लेकिन बिहार में भी आपको बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसे कठिन काम करने को तैयार हैं और उनका कोई राजनीतिक बैगेज नहीं है। ये कॉम्बिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अब और क्या कहें, अगर किसी को समझाना हो तो यही आप समझाइए। बिहार की अगर हम बात करते हैं मनोज जी, तो सबसे पहले बाकी पार्टियों की भी बात करनी ही होगी। आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, इनका एक बैकग्राउंड बना हुआ है, एक धरातल पर ये कहीं ना कहीं सही साबित भी हुए हैं। उस बीच जहाँ पर जन स्वराज एक नई पार्टी है, ना कोई विधायक है, ना एमएलसी है, कोई अस्तित्व नहीं है अभी तक। कितना चैलेंजिंग है आपके लिए इसको ज़मीनी मुद्दों के साथ जनता के बीच लेके जाना, और आगामी उपचुनाव और अगले साल का विधानसभा चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं? आपने कहा जितने राजनीतिक दल हैं वो सब स्टैब्लिश्ड हैं। आपको लगता है कि वो स्टैब्लिश्ड दल लोगों को पसंद हैं? आपको नहीं लगता कि हर कोई बिहार में एक बदलाव के लिए कोशिश कर रहा है? वो क्यों? क्योंकि पिछले 35-40 सालों में बिहार की स्थिति विकास के मामले में देश में जहाँ थी वहीं है, सबसे निचले पायदान पे। कोई भी प्रगति नहीं हुई है। क्यों हुआ है ऐसा? और अगर ऐसा ही है तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि जो राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले 35-40 सालों में बिहार के लोगों पर राज किया है उनका एक स्टैब्लिश्ड बैकग्राउंड है? अगर वो बैकग्राउंड है भी तो लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, ये बात तो साफ है। हर कोई बदलाव चाहता है और वो बदलाव इन पार्टियों से तो आने वाला है नहीं, क्योंकि उन सब के पास एक राजनीतिक बैगेज है, ठीक है कि नहीं, एक हिस्ट्री है। और यही हमारी अनूठी प्रक्रिया है, या जिसको एक्सपेरिमेंट कहें वो एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहली बात तो हम चाहते हैं ये क्लियर करना कि हमारी लड़ाई किसी भी राजनीतिक दल, एक दल, दो दल या कुछ भी दल हों, उनसे नहीं है। हमारी लड़ाई केवल इस विचारधारा से है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता। बिहार में यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स ये कहते हैं कि अच्छा आप ऐसी राजनीति करना चाहते हैं, कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि बिहार में ये चलेगा नहीं। ये लड़ाई है और इस लड़ाई का ही एक भाग ये है कि लोगों को ये समझाएं कि अभी तक तो आपने पॉलिटिकल पार्टी से जो मांगा वो आपको मिल गया। आपने 5 किलो राइस मांगा, थोड़ा आपको राइस मिल गया। आपने मंदिर मांगा, आपको मंदिर मिल गया। लालू जी ने बैकवर्ड कास्ट के लिए वॉइस मांगा, उनको एक वॉइस मिल गया। सड़क, पानी, बिजली का भी इंतज़ाम हो गया, चूँकि आपने वही मांगा, जनता ने उसी पर वोट किया। लेकिन क्या हमने इस बात पर कभी वोट दिया या मांगा कि आपके बच्चों का क्या भविष्य है? 35 साल पहले भी बच्चे बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करते थे, बिहार से बाहर जाकर रोज़गार खोजते थे, वो आज भी हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग इस बात को प्रमुख मुद्दा बनाएं और ये मांगें अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। आपने राजनीतिक पारी की शुरुआत आपने कर दी है, लेकिन इल्ज़ाम आप पे बहुत लग रहे हैं शुरुआती दौर से ही। सबसे पहले आपकी पार्टी के ही बोल सकते हैं जिन्होंने पार्टी का स्थापना में मदद किया, वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही मनोज भारती जी को
पैराशूट से लैंडिंग करवा दिया गया। हमारे चैनल में भी उन्होंने ये कहा है। एक आरोप आप पे ये भी लग रहा है कि आप पद यात्रा में नहीं थे, फिर भी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और एक ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के बाद आप जो हैं एक पपेट हैं, जो प्रशांत किशोर कहेंगे आप सिर्फ वही करेंगे। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई और कैसे देख रहे हैं और जवाब क्या देंगे? सबसे पहली बात, किसी लड़ाई में अगर लड़ाई के क्षेत्र में पूरी जगह दलदल हो और बीच में लड़ाई चल रही हो तो आप कैसे उतरेंगे वहाँ पे, कैसे पहुँचेंगे? पैराशूट ही लेंगे ना। तो इस दलदल में अगर कुछ काम करना है, अगर कोई पैराशूट से उतरा है तो मतलब है कि लड़ाई का मन बनाकर उतरा है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी इस अभियान के कर्ता धर्ता रहे हैं। जिस लड़ाई के बारे में मैंने आपसे कहा, उस लड़ाई की सोच, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका गठन, सारा कुछ प्रशांत किशोर जी ने तय किया है। और क्यों तय किया है? क्योंकि 2 साल से वो पदयात्रा पर जन अभियान में लगे हैं। उन्होंने बिहार को ग्राउंड पर चल कर देखा है। उन्होंने देखा है कि हर पंचायत में लोगों के लिए अनूठी या नई क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है। और इतने सारे जगहों पर 2 साल से जो चल रहे हैं, जो चीज़ें पता चली हैं, जो रिसर्च हुआ है, उस पर जो एनालिसिस हुआ है, उसका निचोड़ है इस पार्टी के गठन की प्रक्रिया। तो अब बताइए, इस पूरे 2 सालों के अभियान के ऊपर अगर पार्टी गठित हुई है तो इसकी विचारधारा किससे प्रेरित होगी? उन्हीं से प्रेरित होगी या उसी अभियान से प्रेरित होगी? तो निश्चित है कि अब जो पार्टी बनी है, जहां प्रशांत किशोर जी खुद कोई पोस्ट नहीं लेने की बात कर चुके हैं, कोई भी आएगा इल्ज़ाम तो उस पर वही लगेगा। तो मुझे इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन देनी, कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। शराबबंदी का मुद्दा प्रशांत किशोर हमेशा उठाते आए हैं और कह भी रहे हैं कि शराब खोल देनी चाहिए, बिहार में शराबबंदी हटा देनी चाहिए। और एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी बिहार में बेहतरीन रिजल्ट ला रहा है। आप लोग जो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा देनी चाहिए, आप इस पर कितना एग्री करते हैं? कि आपने अपनी पार्टी की महिलाओं से बात की कि शराबबंदी हटा देनी चाहिए, और शराबबंदी हटेगी तो कितनी सारी दिक्कत होगी? इसको 2-3 ढंग से समझना चाहिए। एक तो प्रशांत किशोर जी ने जब शायद अगस्त में महिलाओं का सम्मेलन बुलाया था, पहली बार 15,000 महिलाएं इकट्ठा हुई थी। उस गैदरिंग, उस सभा में भी प्रशांत किशोर जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि हमारी पार्टी जिस दिन सरकार बनाएगी उस दिन नशाबंदी को ख़त्म कर देगी। उसका उन्होंने बहुत सारा आर्ग्यूमेंट भी दिया था और उन्होंने बताया था कि ये नीति क्यों गलत है। उससे रिलेटेड दूसरी बात यह है कि हमारा या हमारी सरकार का मेन एम क्या होना चाहिए। लोगों की भलाई, लोगों के क्विक फास्टर ग्रोथ को सेंट्रल पॉइंट बनाना है, या अपनी अनीतियों को या कुनीतियों को छिपाने के लिए ये सोशल गिमिक्स खेलने हैं। उन्होंने शराबबंदी अलाउ तो कर दिया, शराबबंदी लागू तो कर दिया, लेकिन क्या शराब बंद हुई? आपको जब जहाँ जितना चाहिए शराब मिलता है, और उसके लिए एक पैरेलल इकोनॉमी चल चुकी है। हर गांव में एक ब्रिगेड है यंग लोगों का, जो कि बिहार से बाहर जाकर शराब लाते हैं और यहाँ लाकर बेचते हैं। और उस प्रक्रिया में पैसे जेब किसके गर्म होते हैं? सारे सरकारी अधिकारियों के। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं खुले। किसी से भी पूछ कर देख लीजिए। मुझे तो ये पता है कि स्पेशली यूपी के बगल में जो बिहारी गांव हैं, उन सब में ऐसे बूट लेगर्स रहते हैं। इसी पर बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी चलती है, और इस प्रक्रिया में केवल उनको ही नहीं फ़ायदा है, उन जिस रास्ते पे आते हैं उस पे काम करने वाले हर सरकारी को इससे फ़ायदा है। तो आप बताइए कि नशा मुक्ति हुई या नहीं हुई?
नशाबंदी लगाने से नशा मुक्ति हुई या नहीं हुई, ये बिहार की जनता डिसाइड करे। महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, कुछ महिलाएं अभी भी इस बात को गलत समझ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं ये जानती हैं। फिर से मैं कहूँगा, इसमें 2-3 तरीके हैं, 2-3 ग्रुप हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कि परेशान हैं इस बात से कि जो उनके पति या बेटे या जो भी पहले 100 रुपये में शराब लेके अपनी शाम की प्रक्रिया करते थे, आज उसी को करने के लिए 400-500 रुपये देने पड़ते हैं। उनकी अपनी इकॉनमी ख़त्म हो गई है। कुछ इस बात से परेशान हैं कि उनके पति को या बेटे को जेलों में बंद कर दिया गया है केवल नशाबंदी के नाम पर। 6 लाख में से 1 लाख लोग ही अभी तक जेल में बंद हैं। जो लोग बाहर जा सकते थे वो तो बाहर आ गए हैं, लेकिन वैसे गरीब लोग जो कि बाहर नहीं आ सकते हैं, उनकी स्त्रियों से पूछिए आप, उनके घर में माताओं बहनों से पूछिए कितनी परेशानी झेल रही हैं वो। तो नशाबंदी को कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नशाबंदी सोशल अपहीवल से, सोशल चेंज से लाइए, लेकिन उसके लिए अपनी इकॉनमी को बर्बाद मत कीजिए। हमारा संदेश यही है। जी, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि पीके ने कहा है कि अगर 130 सीट भी हमें आती है तो मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करूंगा। आप लोग का लक्ष्य क्या है कि 243 सीटों पर जीत हासिल करनी है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष आप ही हैं। एक आरोप ये भी है कि पीके सब कुछ करते हैं और आपको एज अ पपेट रखा गया, आप जवाब देंगे। कितना चैलेंजिंग रहेगा ये सारी चीज़ों का जवाब देना आपके लिए? चैलेंज कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है। हमारा विजन आज सरकार बना नहीं है। आज विधानसभा में हमारे 5 हों, 50 हों या 223 हों, इससे हमको अभी एज ए पार्टी प्रेसिडेंट मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी मतलब नहीं है। हमारा लार्ज लॉन्ग टर्म विजन है 10 साल। 10 साल आप हमें दीजिए, हम आपको बिहार के 10 अग्रणी राज्यों में देश में लाकर खड़ा करेंगे। वो विजन है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक निश्चित नंबर चाहिए, जिससे कि हम जो चाहें, जिस स्पीड से बदलाव चाहें, वो ला सकें। तो आप कितना टारगेट रखे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? आगामी उपचुनाव भी है। हमारा टारगेट तो 243 है। क्यों नहीं? हम तो यही चाहेंगे। हम डिक्टेटरशिप नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और पुरजोर लड़ाई करेंगे। चलिए, और एक सवाल ये भी है, जनता पूछ रही थी कि आप तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि काफ़ी लेयर्स गुजरने के बाद आपसे मिलना होता है, और प्रशांत किशोर जी से तो और भी ज़्यादा लेयर्स। अब नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास पार्टी का नंबर नहीं था। पर्सनल नंबर तो मैं यूज़ कर नहीं सकता हूँ। अब नंबर हो गया है। अब आप लोगों को कह दीजिए कि जिनको भी मुझसे मिलना हो, वो केवल उस नंबर पर डायल करें और मुझसे मुलाकात करें। जितनी मेरी शक्ति है मैं सबसे मिलूँगा। तो देखिए, मनोज भारती जी हैं, जिनको भी मिलना है, अब आपको कोई लेयर से गुजरना नहीं होगा, सबकी बात सुनेंगे और जनता के मुद्दों के साथ आए हैं। आखिरकार राजनीति में नई पारी है, लेकिन लग रहा है कि ये पारी काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक और काफ़ी अद्भुत रहेगी। अब देखना होगा आगामी उपचुनाव और अगले साल के विधानसभा चुनाव में ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है और किन किन लोगों का खेल बिगड़ता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।